डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चे, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो डे टू डे लाइफ में हम उसके कांटेक्ट में आते भी हैं, हम उसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन वो जानते हम ऐसे लेमैन लैंग्वेज में। बट आज हम उसे साइंटिफिक तरीके से पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्या होता है कि कई बार हम लोग बीमार हो जाते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो गई है। इन्फेक्शन का मतलब कि कोई पैरासाइट हमारी बॉडी में आ गया हुआ है जिसने हमारी बॉडी को हार्म किया है। वो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक देते हैं और वो एंटीबायोटिक उस पैरासाइट को किल कर देते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। अब हमें कैसे पता चलता है कि वो कौन सा पैरासाइट था और उसके लिए कौन सी दवाई देना जरूरी है? इट मीन्स किसी भी पेशेंट को ठीक करने से पहले हमें ये पता करना जरूरी होता है कि वो पेशेंट बीमार क्यों हुआ, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है, क्या उसकी लाइफ हिस्ट्री है, क्या उसका लाइफ साइकिल है, कौन सी स्टेजेस कहाँ पर होती हैं, तभी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो वो ब्रांच ऑफ साइंस जो डील करती है स्टडी आता पैरासाइट, उसे हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ पैरासाइटोलॉजी, कि पैरासाइटोलॉजी का क्या स्कोप है रोजमर्रा की जिंदगी में भी और फॉर मेडिकल प्रोफेशन। अब स्कोप को समझने से पहले कुछ चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी है, तो चलिए हम उसके बारे में अब पढ़ते हैं। सबसे पहले पैरासाइटोलॉजी, जैसे मैंने बताया भी था, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है स्टडी ऑफ पैरासाइट इन्फेक्टिंग मैन एज वेल एज अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि पैरासाइट सिर्फ हम ह्यूमन बीइंग के पर्टेनिंग स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं है। हम पैरासाइट को स्टडी करते हैं टोटलिटी में, चाहे वो किसी और ऑर्गेनिज्म को भी इन्फेक्ट कर रहा हो। एंड द डिजीज काज बाय देम इज नोन एज पैरासाइटोलॉजी। तो हम सिर्फ पैरासाइट के बारे में नहीं स्टडी करते हैं, जो डिजीज उस पैरासाइट की वजह से हुई हम उसको भी स्टडी करने की कोशिश करते हैं, और वो वाली ब्रांच जो इन सबसे डील करती है उसे हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। देखिए, पैरासाइटोलॉजी में बार बार मैं एक ही टर्म यूज कर रहा हूँ, वो है पैरासाइट। मेनली जब भी हम पैरासाइट की डिस्कशन करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं या किसी भी एनिमल्स के अंदर रहते हैं। ऐसा नहीं है बच्चे, पैरासाइट बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं और बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पैरासाइट ऑर्गेनिज्म है विच लिव इन और ऑन द बॉडी, मतलब वो बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं या बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं, ऑफ अदर स्पीशीज गेटिंग इट्स फूड एंड शेल्टर एट द एक्सपेंस ऑफ लेटर। तो ये कह रहा है कि पैरासाइट वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रहते हैं और उसे खाना और उसके घर में मतलब उसका जो बॉडी है उसके लिए घर है, तो उससे वो खाना भी रिसीव कर रहा है अदर ऑर्गेनिज्म से और उसके अंदर रह भी रहा है या उसके ऊपर रह भी रहा है, और ये चीज़ें उसको मिल रही है एट द कास्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। मैं कॉमन सी एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, छोटे छोटे बच्चों के सिर के ऊपर आपने देखा होगा जुंगें बड़ी होती है ना, कॉमन सी एग्जांपल है। अब ये जो जुंगें होती हैं वो क्या करती हैं, हेड के ऊपर रहती हैं, हेयर फॉलिकल्स के बीच में घूम रही होती हैं, या ऊपर हेयर के बीच में टेंगलिंग होती है। तो ये अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से लेती हैं? ये जो स्कल है यहाँ से ब्लड सक करती रहती है, राइट। तो इसका मतलब ये अपना फूड कहाँ से ले रही है, हमारा ब्लड पी के। और ये सिर्फ ब्लड पी के चले नहीं जाते, ये शेल्टर भी लेते हैं हमारे हेड के ऊपर, वहीं पे रह रहे हैं, घूम रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी जनरेशन आगे बढ़ती भी जा रही है। तो ये जो पैरासाइट था जो बॉडी के ऊपर रह रहा था, इसे बेसिकली हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि क्या मतलब होता है एट द एक्सपेंस ऑफ फूड, एट द एक्सपेंस ऑफ लिटर, जो हमने लिखा है। द ऑर्गेनिज्म ऑन विच अ पैरासाइट डिपेंड इज कॉल्ड एज होस्ट।
वो वाला ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर पैरासाइट डिपेंड हो चुका है, जिसके ऊपर वो रह रहा है या जिसके अंदर वो रह रहा है, उसे खाना ले रहा है, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग होस्ट कहते हैं। मतलब जूओं के केस में हम लोग उसके होस्ट हैं, राइट। अब डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं इन पैरासाइटोलॉजी में, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आती है डायग्नोस्टिक स्टेज। डायग्नोस्टिक स्टेज क्या हुई? ये डेवलपमेंटल स्टेज है ऑफ ए पैथोजन ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी डिटेक्टेड इन स्टूल, ब्लड, यूरिन, स्प्यूटम, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और अदर ह्यूमन बॉडी सिक्रेशन। तो कहता है डायग्नोस्टिक स्टेज क्या हुआ? देखिए पैरासाइट बॉडी के अंदर आ चुके हैं, हम कैसे जानेंगे? डायग्नोस का मतलब होता है पता करना। तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म आ गया है? अगर हमें उस ऑर्गेनिज्म के लाइफस्टाइल का पता है, लाइफस्टाइल मतलब लाइफ साइकिल का पता है कि उसकी ग्रोथ कैसे होती है, कौन कौन सी स्टेजेस से वो पास होके जाता है, और हमें पता है कि उसकी ये वाली स्टेज ब्लड में होगी, ये वाली स्टेज लिवर में होगी एंड एटसेट्रा, तो हम क्या ट्राई करते हैं कि हमें वहाँ पर उसकी वो वाली स्टेज दिखनी चाहिए, राइट। अगर हमें वो वाली स्टेज वहाँ पर नहीं दिख रही तो हम कह लेते हैं या सोच लेते हैं कि भाई इसे इन्फेक्शन किसी और पैरासाइट की वजह से हुई है, उस वजह से नहीं हुई जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि जाओ पे ब्लड टेस्ट करवा के आओ, तो बेसिकली ब्लड टेस्ट में वो देखना चाहता है कि कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ ऐसा है जो पैरासाइट जो आपके ब्लड में आ रहा है, क्योंकि हो सकता है आपके सिम्टम कुछ ऐसे दिख रहे हों जो डॉक्टर जो है गेस कर रहा है कि पक्का ये इसकी वजह से हो रहा होगा। अगर वो आपके ब्लड में कुछ ऐसा नहीं आ रहा तो वो ट्राई करेगा आपका यूरिन टेस्ट, आपका ये थूक स्प्यूटम का टेस्ट या फिर स्टूल का टेस्ट, ये अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं ताकि हमें एक ऐसी स्टेज दिख जाए जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें ये तो वो वाला पैरासाइट है। सो डायग्नोस्टिक मतलब आइडेंटिफाई करना, पता करना, ठीक। देन आता है इन्फेक्टिव स्टेज। देखिए कोई भी पैरासाइट जो होता है जरूरी नहीं कि वो किसी भी टाइम पर हमें इन्फेक्शन काज कर सकता है। जैसे कि अगर हम मलेरिया की बात किया जाए तो मलेरिया जो होता है जो हमें ग्रस्त करता है तो उसकी एक पर्टिकुलर स्टेज होती है जिसे हम स्पोरोजाइट कहते हैं। तो मलेरिया का पैरासाइट सिर्फ और सिर्फ स्पोरोजाइट स्टेज में ही हमारी बॉडी के अंदर एक्ट कर सकता है। स्पोरोजाइट स्टेज को छोड़कर कोई और स्टेज होगी, ठीक, जैसे साइनेट रिंग स्टेज है, अमीबाइड स्टेज है, एरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी स्टेज है, इनमें से कोई भी स्टेज अगर हमारी बॉडी में आने की कोशिश करेगी तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगी। तो इट इज़ द स्पोरोजाइट स्टेज जो हमें इन्फेक्ट करती है। तो ये कहता है कि इन्फेक्टिव स्टेज वो वाली स्टेज जिसमें उसमें कैपेबिलिटी होती है पैरासाइट की कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर सकता है, किसी के अंदर जा सकता है, उसे ग्रस्त कर सकता है। तो ऐसी स्टेज, वो वाली पर्टिकुलर स्टेज जिसमें उसे वो ग्रस्त कर सकता है, बीमार कर सकता है, उसे हम इन्फेक्टिंग स्टेज कहते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायग्नोस्टिक स्टेज और इन्फेक्टिव स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज का मतलब है कि भाई पैरासाइट के 4 अलग स्टेजेस हैं। लेट्स से ये पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज में वो ऐसा हो जाएगा, तीसरी स्टेज में ऐसा हो जाएगा, एटसेट्रा, जब कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इन्फेक्टिव स्टेज होती है कि भाई ये वाली स्टेज अगर बॉडी के अंदर एंटर कर गई तो कर गई, अदरवाइज इन तीनों में से कोई बॉडी के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो इस स्टेज को हम इन्फेक्टिव स्टेज कहेंगे। डायग्नोस्टिक आती है कि ये तो अंदर चला गया, तो हो सकता है ये हमें ब्लड में रहता हो, जब ये बड़ा हो के ऐसा हो तो ये इंटेस्टाइन में रहता हो, जब ये बड़ा हो जाए तो ये लीवर में रहता हो। तो हम ट्राई करेंगे कि क्या हमें ब्लड में वैसी स्टेज दिख रही है, अगर दिख रही है हम बोलेंगे ये वो वाला पैरासाइट है, राइट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डायग्नोस्टिक स्टेज एंड इन्फेक्टिव स्टेज। देन कम आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब इन्वेजन हो जाना। हम कैसे बोलते हैं कि इसे इन्फेक्शन होगी? जब हमें दिखता है कि बॉडी कुछ रिस्पॉन्स शो कर रही है। तो जब कोई पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है। जैसे कि अगर कोई पैरासाइट, कोई बैक्टीरिया आपकी स्किन के अंदर एंटर करेगा तो आपने देखा होगा हमारी स्किन के ऊपर पस बनना शुरू हो जाती है। वो क्या है? WBC आ रहे हैं, पैरासाइट के साथ फाइट कर रहे हैं, खुद भी मर रहे हैं, उसको भी मार रहे हैं। तो डेट इंडिकेट कि यहाँ पर इन्फेक्शन होगी हुई है। जब हमें फीवर हो जाता है तो हमें बोलते हैं कि हमारे अंदर इन्फेक्शन हो गई है, कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया या वायरस आ गया हुआ है, ठीक। तो
इन्फेक्शन होता है कि जब इन्वेजन ऑफ द बॉडी बाय एनी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड द रिएक्शन ऑफ द होस्ट टिश्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर पैरासाइट आर रिलेटेड टॉक्सिन। कि भाई हम इन्फेक्शन तब वर्ड यूज करते हैं कि जब कोई पैरासाइट हमारी बॉडी के अंदर आ जाए और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड भी करे। जब तक आप नॉर्मल हो ठीक है, लेकिन अगर आपको बुखार हो गया तो बुखार नॉर्मली तो नहीं होगा, बुखार तभी होगा जब आपकी बॉडी के अंदर कोई बीमारी काज करने वाला ऑर्गेनिज्म आ चुका है, राइट। देन इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन का मतलब होता है कि वो अब वहाँ पे आराम से रह रहा है और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है, मतलब वो वहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका है। जूनोसिस, वो वाली डिजीजेस जो पैरासाइट अदर एनिमल्स को काज करता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, उसे हम जूनोसिस बोलते हैं। देन आता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है बायोलॉजिकल इंक्यूबेशन पीरियड, जिसे हम प्री पैटेंट पीरियड भी कहते हैं, और दूसरा इंक्यूबेशन हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इट इज द टाइम elapsing between initial infection with the parasite and demonstration of parasite or other stage in excreta, blood, etc. ये कहता है कि ये वो टाइम, वो समय का डिफरेंस है जब पैरासाइट आपकी बॉडी में आया और पहली बार हमें वो ब्लड में या स्टूल में या थूक में, यूरिन में हमें वो दिखा। ये जो डिफरेंस है बिटवीन द इन्फेक्टिव स्टेज, मतलब जब इन्फेक्शन हुई और हमें वो दिखा, इस टाइम लैप्स को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल इंक्यूबेशन पीरियड और प्री पैटेंट पीरियड। बात सरल सी है। देखिए, जब पैरासाइट हमारी बॉडी में आता है तो एकदम से इन्फेक्शन नहीं होती, वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा, हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगी, और उसके बाद वो हमें जब दिखेगा, मतलब उसकी डायग्नोस्टिक स्टेज जब हमें दिखेगी, तब हम बोलेंगे कि भाई ये जो समय का दरमियान था ये बायोलॉजिकल इंक्यूबेशन और प्री पैटेंट पीरियड होता है, राइट। देन आता है क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड। इट इज अ इंटरवल बिटवीन एक्सपोजर एंड द अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन और इन्फेस्टेशन। तो ये क्या है? ये कहता है कि ये वो टाइम वेरिएशन है जब पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर आया और उसने क्या किया, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन और इन्फेस्टेशन, आपके ऊपर सिम्टम दिखे। देखिए, दोनों में डिफरेंस है। पहले वाला बोलता है कि बॉडी में पैरासाइट आया है और वो आपकी बॉडी में दिख रहा है, राइट। दूसरी कंडीशन बोलती है कि वो आपकी बॉडी में आया है और आप उसके अगेंस्ट कुछ सिम्टम शो कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे मैं बोलूं कि तो कोई पेशेंट है जो अभी इन्फेक्ट हुआ है और उसे फीवर हो गया, ठीक, तो हो सकता है उसे 2 दिन पहले इन्फेक्शन हुई है, बॉडी आज उसके लिए बड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्स शो कर रही है, उसे आज फीवर हुआ है। जरूरी नहीं कि वो आज के आज ही हमें ब्लड या किसी और जगह पे दिखना शुरू हो जाए, राइट। तो ये जो टाइम वेरिएशन था कि जब वो बॉडी में आया और बॉडी ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, इसे हम क्लिनिकल इंक्यूबेशन बोलेंगे। लेकिन जब वो हमारी बॉडी में आया, हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड भी किया, वो बॉडी के अंदर डेवलपमेंट किया जा रहा है और अब हमें वो दिख भी रहा है, उसे हम बोलेंगे प्री पैटेंट और बायोलॉजिकल इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये दोनों इंक्यूबेशन पीरियड में आपको समझ आ गई होगी। देन आता है ऑटो इन्फेक्शन। तो बच्चे, ऑटो इन्फेक्शन क्या चीज़ होती है? ऑटो का मतलब सेल्फ। जब हम खुद ही अपनी इन्फेक्शन खुद किए जा रहे हैं, उसे हम ऑटो इन्फेक्शन कहते हैं। एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल एक्ट एज सोर्स ऑफ हाइपर इन्फेक्शन टू हिमसेल्फ। मैं बीमार हूँ, मैं खांस रहा हूँ वो जो बैक्टीरिया है और वायरस है मेरे हाथ में आया और मैं हाथ धोए बिना फिर से खाना खा रहा हूँ और वो फिर से मेरी बॉडी में जा रहा है, उसे ऑटो इन्फेक्शन कहा जाता है। सुपर इन्फेक्शन और हाइपर इन्फेक्शन, व्हेन एन इंडिविजुअल हार्बरिंग द पैरासाइट इज री इन्फेक्टेड बाय द सेम पैरासाइट। तो जब एक ऑर्गेनिज्म सेम पैरासाइट से बार बार इन्फेक्ट हुए जा रहा है, उसे हम
सुपर इन्फेक्शन बोलेंगे और हाइपर इन्फेक्शन। तो वो बार बार इन्फेक्ट किसी और की वजह से नहीं, खुद की वजह से हुए जा रहा है। देन आता है रिट्रो इन्फेक्शन। मैं ये पढ़ के नहीं बताऊंगा, सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए क्या होता है कि सोचिए पेट में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो डायरिया हो जाता है। और आपने सुना होगा बुजुर्ग लोग भी बोलते हैं कि लूज मोशन लगे हुए हैं तो आने दो उसको, लूज मोशन होने दो, इन्फेक्शन बाहर निकल रही है, राइट। तो होता क्या है कि चाहे वो कोई भी पैरासाइट हो, जब वो हमारी इंटेस्टाइन के ऊपर अटैक करता है तो वो वहाँ रिप्रोड्यूस भी करेगा और वो एग वगैरह भी देगा या लार्वे वगैरह प्रोड्यूस करेगा। और वो लार्वे वगैरह बाया स्टूल बॉडी के बाहर आएंगे और बाया स्टूल जब वो बॉडी के बाहर आएंगे तो कंटेमिनेटेड फूड के थ्रू किसी और ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट कर देंगे, राइट। जैसे कि सोचिए इंटेस्टाइन से कोई लार्वा बाहर आ चुका है, मक्खी मच्छर आए, उसने इसको पिक किया क्योंकि वो गंद में चलते हैं और किसी के खाने में जाके उसको बैठी तो वहाँ फैला दिया। कोई और ह्यूमन बीइंग जब इस खाने को खाएगा तो वो उससे इन्फेक्ट हो जाएगा। ये तो नॉर्मल है। कई बार क्या होता है, वो जो लार्वा बाहर आने लगा था वो पीछे मुड़ जाता है और फिर से जहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं, मतलब अडल्ट स्टेज है, वहाँ जाके वो ग्रो करना शुरू कर देता है। मतलब वो बाहर गया ही नहीं, वापिस आना शुरू हो गया। इसे हम रिट्रो इन्फेक्शन कहते हैं। रिट्रो का मतलब होता है रिटर्न करना, वापिस आ जाना, उसे रिट्रो इन्फेक्शन कहा जाएगा। देन यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो कि बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं पैरासाइट्स को लेकर। तो बच्चे एक्चुअली सामने स्क्रीन पर ये वर्ड्स इतने छोटे दिख रहे हैं कि प्रॉपरली रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी। सो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसे ऐप में इस वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अब हमने पैरासाइट की डिफरेंट डिवीज़न की हुई है और अलग अलग टर्म्स को समझेंगे कि कौन से पैरासाइट किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी है, ये है टेम्परेरी और पार्शियल पैरासाइट। टेम्परेरी और पार्शियल पैरासाइट उसे बोला जाता है कि ये पैरासाइट तो है लेकिन टेम्परेरी है। मतलब ये जो है ये पूरी ज़िंदगी के लिए उस लाइफ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि ये पूरी ज़िंदगी के लिए पैरासाइट रहेगा, ऐसा नहीं, ये टेम्परेरी रहेगा। तो ऐसे पैरासाइट को हम लोग टेम्परेरी और पार्शियल पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि इंसेक्ट्स हैं, हेमनोलेपस को बिलोंग करते हैं। तो इनमें क्या होता है कि ये जो वास्प होती है ये अपने अंडे कैटरपिलर के ऊपर देते हैं। इस अंडों में से लार्वे निकलते हैं जो कैटरपिलर लार्वा के टिश्यू को खा जाते हैं। सो वास्प के ये जो लार्वे हैं दे एक्ट एज ए पैरासाइट। जब ये लार्वे प्यूपेशन के बाद जो हैं वो वास्प बन जाते हैं तो वो फ्री लिविंग लाइफ को एक्वायर करते हैं। इसका मतलब कि ये टोटलिटी में पैरासाइट नहीं थे, मेजर लाइफ इनकी जो होती है वो फ्री लिविंग है, थोड़ा सा लाइफ का हिस्सा इनका पैरासिटिक मोड को बिलोंग करता है। फिर आता है एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो वाले पैरासाइट होते हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, बाहर रहते हैं, बॉडी के अंदर एंटर नहीं करते हैं, जैसे टिक माइट वगैरह, ठीक। देन एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहते हों, जैसे टीनिया सोलियम है, लिवर फ्लूक। देन आता है ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी, जरूरी। ये वो वाले ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी लाइफ ज़रूरी है कि वो पैरासाइट ही रहेंगे। यू कैनॉट से इट कि अभी थोड़ा सा लाइफ का हिस्सा उनका पैरासिटिक है लेकिन बाकी हिस्सा जो है वो फ्री लिविंग है, ऐसा नहीं है। उनकी टोटलिटी में जो लाइफ है वो पैरासिटिक लाइफ होती है। ऑब्लिगेट पैरासाइट के बाद फिर आता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट वो होता है जो नॉर्मली तो वो फ्री लिविंग रहता है लेकिन ज़रूरत पड़ने के ऊपर वो एज ए पैरासिटिक मोड भी लाइफ की एक्वायर कर सकता है। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कोट की हुई है। देन एक्सीडेंटल पैरासाइट, नाम इंडिकेट कर रहा है कि एक्सीडेंटल मतलब अपनी मर्जी से नहीं, गलती से। तो वो वाला पैरासाइट जो एक्चुअली उस पर्टिकुलर होस्ट को परफेक्ट नहीं करता था लेकिन गलती में उसमें घुस गया हुआ है, ऐसे पैरासाइट को एक्सीडेंटल पैरासाइट कहते हैं। देन इरेटिक पैरासाइट। इरेटिक पैरासाइट वो वाला पैरासाइट होता है जो गलती से किसी ऐसे ऑर्गन में चला जाता है जो उसका नेचुरल जो ऑर्गन था जिसमें उसने जाना था वो नहीं है, जिसकी वजह से वो उधर ही घूमता रहता है, उसे इरेटिक पैरासाइट कहते हैं। फिर आता है एपी पैरासाइट। एपी पैरासाइट एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है
क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि पैरासाइट ही होस्ट को इफेक्ट करते हैं, कई बार पैरासाइट के ऊपर भी एक पैरासाइट होता है, तो वो वाला पैरासाइट जिसके ऊपर भी एक पैरासाइट हो, मतलब पैरासाइट एक्ट एज ए होस्ट इन दैट केस, उसके ऊपर भी एक पैरासाइट है, ऐसे पैरासाइट को हम लोग एपी पैरासाइट कहते हैं। फिर से सरल भाषा में बताता हूँ कि बच्चे पैरासाइट क्या होता है कि जो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उधर से फूड और शेल्टर लेता है। एपी पैरासाइट क्या हुआ कि जो ऑलरेडी पैरासाइट है उसके ऊपर वो फीड करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ लेटर, राइट। तो ये कुछ टर्म्स थी जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। इनकी एग्जांपल्स ऑलरेडी दी हुई है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और बाकी बड़ी सारी एग्जांपल्स है यहाँ ये टर्म्स फिट बैठ जाती है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बच्चे मैंने एक स्लाइड दिखाई है, इस स्लाइड में वही टर्म्स यूज़ किए हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी। सिर्फ क्या है कि मैंने यहाँ पर फ़ोटोज़ लगाई हैं डिफरेंट पैरासाइट्स की, ताकि आप अच्छे तरीके से याद कर सकें, क्योंकि विजुअल मेमोरी जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी होती है। तो इससे पहले मैंने सिर्फ सुनाया, अब आप देख सकते हैं कि कौन सी एग्जाम्पल के लिए कौन सा पैरासाइट मैंने फिट किया हुआ है, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये दिखाए हुए हैं कि वो देखिए लार्वा, उसके ऊपर जो डिफरेंट पैरासाइट है वो फीड कर रहे हैं, ठीक। एक्टो पैरासाइट में मैंने दिखाया हुआ है कि आपके हेड लाउज है वो हेड के ऊपर फीड कर रहे हैं। एंडो पैरासाइट में टीनिया सोलियम दिखाया हुआ है एंड एटसेट्रा। तो डिफरेंट पैरासाइट्स की एग्जांपल्स में मैंने यहाँ पे फिट किया हुआ ताकि आप देख के याद रखें, क्योंकि कहते हैं कि विजुअल मेमोरी हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो मुझे लगा कि चलो एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के तरीके से आपको समझाने की ट्राई की जाए, ठीक। तो ये बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ लगा लो कि आपका होमवर्क टाइप भी है कि आप इन पैरासाइट्स के नाम के ऊपर आप आइडेंटिफाई करोगे और पहचानोगे कि इस पैरासाइट का नाम क्या है, राइट। नो कम स्कोप ऑफ पैरासाइटोलॉजी। स्कोप क्या होता है? द डिसिप्लिन ऑफ पैरासाइटोलॉजी बाय ट्रेडिशन डील विद ओनली पैरासाइट बिलोंगिंग टू द एनिमल किंगडम। The parasitology deal with the disease caused by parasite as well as mode of infection, detection as well as remedial measure to prevent the infection. Parasite infecting may be, ठीक है। तो कहता है कि पहले पैरासाइटोलॉजी में हम सिर्फ पैरासाइट से कंसर्न करते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम वही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि पैरासाइट कौन सा है, कैसे उसने इन्फेक्शन की, कैसे उसको ढूंढा जाए, कैसे उसे सेव हुआ जाए, ठीक। और पैरासाइट जो इन्फेक्ट करते हैं मैन को, वो क्या हो सकते हैं? वो प्रोलीफेरस हो सकते हैं, जो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हों होस्ट के अंदर। नॉन प्रोलीफेरस भी हो सकते हैं, जो आए ऐसे खाएंगे, फीड करेंगे, बॉडी को हार्म करेंगे, नथिंग एल्स। जूनोटिक इन्फेक्शन, पैरासाइट जो इन्फेक्शन विच मैन एक्वायर फ्रॉम अदर एनिमल, उसे हम जूनोटिक इन्फेक्शन कहते हैं। मतलब पैरासाइट डायरेक्टली नहीं आया, किसी और एनिमल की वजह से ह्यूमन को वो इन्फेक्शन होगी हुई है, ठीक है। तो जूनोटिक इन्फेक्शन कहते हैं। द पैरासाइटोलॉजी आल्सो डील विद द मोड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हुई कैसे, ये उसके बारे में स्टडी करते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन आर सॉइल, मतलब किस किस की वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाती है, पैरासाइट फैल जाते हैं। सॉइल मतलब मिट्टी की वजह से, वाटर पानी की वजह से, पानी मतलब जो कंटेमिनेटेड वाटर हो या फूड हो, इंसेक्ट की वजह से, नेचुरली इंसेक्ट का तो आपको पता ही है, ठीक है। तो वेक्टर आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट्स में। डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल, तो डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल भी एज ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे मैड डॉग है, ठीक है, रेबिस। तो अगर कहते हैं कि पागल कुत्ता किसी को काटे तो आदमी मर जाता है, तो वो रेबिस की वजह से होता है ना। तो डॉग की वजह से इन्फेक्शन फैली, ठीक। और कई बार क्या होता है कि सेल्फ इन्फेक्शन भी हो जाती है, जब हमने अपने हाथ अच्छे से ना धोए हुए हैं, ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो वो बार बार हम खुद को ही इन्फेक्शन करवाते रहते हैं, राइट। तो उसे सेल्फ इन्फेक्शन भी कहा जाता है। देन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़, तो पैरासाइटोलॉजी हमें मदद करती है कि डिज़ीज़ को डायग्नोज करने के लिए। ऑब्वियसली बात है, हमें जब पता हो कि कौन सा पैरासाइट कौन से डिज़ीज़ काज करता है और क्या उसका मोड ऑफ लाइफ है, किस किस स्टेजेस से वो जाता है, तो नेचुरली बात है कि हम उसकी डायग्नोसिस ऑफ डिज़ीज़ कर सकते हैं। और इवन जब हमें लाइफ साइकिल का पता है तो हम उसके ऊपर डिफरेंट ड्रग्स भी ट्राई करते हैं, ड्रग्स मतलब मेडिसिन भी ट्राई करते हैं, और हम देखते हैं कि कौन सी मेडिसिन किस स्टेज के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो राइट, तो
पैरासाइटोलॉजी है तो हम किसी पेशेंट को ठीक कर पाते हैं, क्योंकि ये काम पैरासाइटोलॉजिस्ट का ही होता है कि वो जो पैथोलॉजिस्ट जिसे बोलते हैं हम लोग, कि वो पर्टिकुलर पैरासाइट के बारे में इंफॉर्मेशन रखे और बताएं कि कौन सी पर्टिकुलर दवाई किसके लिए यूज़ की जाएगी, राइट। देन अगेन मोड ऑफ इन्फेक्शन, तो पैरासाइटोलॉजी हमें बताती है कि किस मोड से इन्फेक्शन होती है, मतलब कौन से पैरासाइट कैसे फैलते हैं, मच्छर के थ्रू फैलते हैं या कंटामिनेटेड वाटर सॉइल या किसके थ्रू फैलेंगे। ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट स्टेज, पैरासाइटोलॉजी होती है जो हमें बताती है कि कौन सी स्टेज जो है वो फैलती है। जैसे मैंने पहले ही बोला कि मलेरिया के केस में जो ह्यूमन बीइंग में इन्फेक्शन होती है वो स्पोरोजाइट स्टेज में होती है, राइट। तो ये बताता है कि कौन सी स्टेज है जो मॉस्किटो में जाती है, कौन सी स्टेज है जो ह्यूमन में आती है, फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ पैरासाइट्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, और यही हमें बताती है कि कौन सा पैरासाइट जो है वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक तो है ही है, लेकिन किस एक्सटेंट तक वो हानिकारक है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ऑफ कोर्स पैरासाइटोलॉजी ने ही अच्छे से डिटेल में स्टडी किया होता है और यही बता सकता है कि किस तरीके से हम जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज़ से। कहा जाता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि पहले बच जाएं वो बेटर होता है कि रादर देन हम सफ़र कर जाएं उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो पहली ट्राई क्या होनी चाहिए कि डिजीज़ हो ही ना। तो ये जो प्रिवेंशन मेजर है ये पैरासाइटोलॉजी वाले ही बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें करोगे कि आपको वो बीमारी होने के चांसेस बेहद कम हो जाएंगे। जैसे आपको पता है मलेरिया, डेंगू एक्स्ट्रा जो डिज़ीज़ है, तो इसके लिए गवर्नमेंट भी बोलती है कि आपके अपने घर के आसपास पानी को जमा ना होने दें क्योंकि वहाँ मच्छर जम जाएगा, है ना। तो देन पैरासाइटोलॉजी हैज़ वाइड चॉइस ऑफ करियर। पैरासाइटोलॉजी इज़ रिलेटेड टू वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस लाइक माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। Thus, parasitology is multidisciplinary subject and help in recognizing the parasite in diagnosis of disease caused by parasite। तो कहता है कि जैसे हमने ओवरऑल पढ़ा, इससे हमें पता चलता है कि पैरासाइटोलॉजी जो है वो एक सिंगल सी ब्रांच नहीं है बट ए मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच है जो बाकी ब्रांचों से इंटर रिलेटेड है। पैरासाइट के बारे में हम जानते हैं तो हम ड्रग के बारे में डिस्कस करने शुरू करेंगे कि यह कौन सी दवाई इसके ऊपर इफ़ेक्ट करती है, और हम इम्यून सिस्टम के बारे में जानते हैं कि हमारा बॉडी इसके लिए कितना इम्यून है। स्पेसिफिसिटी के बारे में जानते हैं कि कौन से ऐसे होस्ट होंगे जो हाईली स्पेसिफिक होंगे, राइट। तो पैरासाइटोलॉजी का जो स्कोप है वो डिफरेंट ब्रांचेस के ऊपर भी है। ऐसा नहीं है कि ये लिटरली कन्फाइन है और सिंगल चेन ऐसी कोई ब्रांच है, ऐसा नहीं है। तो डैट वाज ऑल अबाउट कि पैरासाइटोलॉजी ओवरव्यू में क्या था, क्या होते हैं पैरासाइट्स, कितने टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं और क्या पैरासाइटोलॉजी का स्कोप है। होपफुली बच्चे आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू।